हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है मेरे ऑफिशियल चैनल पर DU एजुकेशन क्लब पर। आई होप आप सभी ठीक होंगे और आप सभी अपनी अपनी स्टडी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। जैसे कि आप सभी को पता है, हम BA प्रोग्राम सेमेस्टर 6 का पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर रहे थे, जिसकी मैं ऑलरेडी 1 वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आपने नहीं देखी है तो आप जल्दी से देख लीजिएगा। और जो हमारी पॉलिटिकल साइंस है, इसका नाम है अंडरस्टैंडिंग ग्लोबलाइजेशन। इसका हम क्वेश्चन पेपर डिस्कशन कर रहे थे और क्वेश्चन पेपर डिस्कशन में विद आंसर कर रहे थे। ऐसा नहीं है सिर्फ मैंने आपको क्वेश्चन दिखा दिए हो, नहीं, मैंने आपको विद आंसर बताया था कि किस तरह से आपको आंसर लिखना है। और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि सोल में जो क्वेश्चन होते हैं वो रिपीटेड होते हैं। तो इसीलिए आपको पता होना चाहिए कि किस क्वेश्चन का आंसर किस तरह से लिखा जाएगा। और ये क्वेश्चन सारे ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। चलिए फिर लास्ट वीडियो जहाँ हमने छोड़ी थी वहीं से अब नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप सभी देख सकते हैं, हमने लास्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट कर लिया था और क्वेश्चन नंबर 5 से हमारी लास्ट वीडियो रह गई थी। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 से डिस्कस करते हैं। पहले हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 आपके क्वेश्चन पेपर में क्या दे रखा है। समकालीन विश्व राजनीति में संयुक्त राष्ट्र संघ की भूमिका का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। यानी इसमें समकालीन विश्व राजनीति और संयुक्त राष्ट्र संघ की भूमिका का आलोचनात्मक विश्लेषण कह रहा है। और क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, भूमंडलीय ऊष्मीकरण और जलवायु परिवर्तन से आप क्या समझते हैं? हाल ही में संपन्न COP22 और इसके भारत की भूमिका का मूल्यांकन कीजिए। यानी इसमें आपको भूमंडलीकरण, ऊष्मीकरण और जलवायु परिवर्तन के बारे में बताना है और जो COP22 हुआ है उसमें भारत की जो भूमिका है उसके बारे में बताना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें है निम्नलिखित पर टिप्पणी कीजिए। एक व्यक्ति का स्वतंत्रता सेनानी दूसरे का आतंकवादी है, क्या आतंकवाद को भी जायज़ ठहराया जा सकता है? यानी एक व्यक्ति का स्वतंत्रता सेनानी होना दूसरे के लिए आतंकवादी बन सकता है, किस तरह से? और क्या हम आतंकवादी को भी जायज़ ठहरा सकते हैं, किस तरह से, इस पर हम चर्चा करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किन्हीं 2 पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। चलिए हम उन 2 पॉइंटों को भी देख लेते हैं। यानी आपको 4 पॉइंट दे रखे हैं, आपको किन्हीं 2 पर करने हैं। पहला है आपका मानव विकास सूचकांक, दूसरा है हमारा नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था और तीसरा है हमारा वैश्वीकरण का सांस्कृतिक आयाम और चौथा है हमारा वैश्वीकरण विरोधी आंदोलन। यानी इस वीडियो में हम इन सभी क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं पूरी ही डिटेल में। किस तरह से आप इसका आंसर लिखेंगे, किस तरह से आपको भूमिका, प्रस्तावना और उसके बाद में निष्कर्ष वगैरह किस तरह से लिखा जाएगा, ये सारी ही चीज़ें पूरी इन्फॉर्मेशन पूरी डिटेल के साथ मैं आपको इस क्वेश्चंस को बताने वाली हूँ। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, ताकि आप मेरी जो अपकमिंग वीडियोस होने वाली हैं वो भी देख पाएँ। एंड फॉर मोर इन्फॉर्मेशन आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप को मैं लास्ट में बताऊंगी कि मेरा टेलीग्राम ग्रुप का नाम क्या है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं जहाँ से हमने छोड़ा था, यानी क्वेश्चन नंबर 5 से। चलिए फिर स्टार्टिंग करते हैं इस वीडियो की। जैसे कि आप सभी देख सकते हैं, हमारी स्क्रीन पे सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 5 ही है, जिसमें पूछा गया है समकालीन विश्व राजनीति में संयुक्त राष्ट्र संघ की भूमिका का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। चलिए देख लेते हैं समकालीन विश्व राजनीति में संयुक्त राष्ट्र संघ की भूमिका एवं आलोचनात्मक विश्लेषण। पहले आप इसका जो इंट्रोडक्शन है वो कैसे लिख सकते हैं, चलिए देखते हैं इसका इंट्रोडक्शन आप कैसे लिखेंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ विश्व राजनीति में एक महत्वपूर्ण संस्था है, जिसकी स्थापना 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद वैश्विक शांति और सुरक्षा बनाए रखने अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने और मानव अधिकारों की रक्षा करने के उद्देश्य से की गई थी। इस संबंध में हम समकालीन विश्व राजनीति में संयुक्त राष्ट्र की भूमिका और आलोचनात्मक विश्लेषण करेंगे, जिससे कि सफलताएं, विफलताएं, चुनौतियां और भावनात्मक संभावनाएं शामिल हैं। यानी देखिए, जो संयुक्त राष्ट्र संघ है एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है अपना, और इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1945 में हुई थी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, ताकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सहयोग को बढ़ाया जा सके और जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर की जो समस्याएं हैं और मानव अधिकार हैं उनकी सुरक्षा की जा सके। और इस क्वेश्चन में हम इन्हीं के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। यानी जो हमारा संयुक्त राष्ट्र संघ है इसकी सफलता, विफलता और चुनौती और संभावनाओं के बारे में चर्चा करने वाले हैं। चलिए फिर देखते हैं। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे संयुक्त राष्ट्र संघ की सफलताएं। पहले हम इसकी सफलताएं देख लेते हैं। सफलताओं में आप पहले लिख सकते हैं शांति और सुरक्षा। शांति रक्षा अभियान, संयुक्त राष्ट्र ने विभिन्न देशों में शांति रक्षा अभियानों का संचालन किया है, जिससे कई संघर्ष क्षेत्रों में स्थिरता लाने में मदद मिली है। इन अभियानों ने युद्धग्रस्त क्षेत्रों में नागरिकों को सुरक्षा, युद्ध विराम की निगरानी और शांति समझौतों को लागू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यानी जो संयुक्त राष्ट्र संघ है ये शांति को बनाने में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और ऐसे कई क्षेत्रों में, यानी जो युद्धग्रस्त क्षेत्र थे
उन्होंने शांति स्थापित करने में और शांति समझौते लागू करने में भी इसने भूमिका निभाई है। नेक्स्ट आप लिख सकते हैं संघर्ष निवारण और समाधान। संयुक्त राष्ट्र ने कूटनीतिक और मध्यस्थता के माध्यम से विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय और आंतरिक संघर्षों का समाधान करने में मदद की है। यह संस्थाएं संघर्ष निवारण में भी सक्रिय रही हैं, जिससे कई संभावित युद्धों को टाला जा सकता है। यानी ये जो है ये संभावित जो युद्ध हैं और जो हमारे परस्पर संघर्ष होते हैं उनको रोकने का भी कार्य करता है। ठीक है, नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय कानून और मानव अधिकार। किस तरह से अंतर्राष्ट्रीय कानून और मानव अधिकारों में ये सफल रहा है, इसको देख लेते हैं। पहला आप लिख सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय कानून का प्रसार। संयुक्त राष्ट्र ने अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के विकास और प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके तहत मानव अधिकारों, शरणार्थियों और युद्ध अपराधों से संबंधित कई महत्वपूर्ण संधियों और सम्मेलन स्थापित किए गए हैं। यानी हम कह सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो कानून हैं उनको बनाने में और मानव अधिकार और शरणार्थी, युद्ध अपराध संबंधित बहुत सारी संधियां इसने बनाई हैं। ठीक है, नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं मानव अधिकार संरक्षण। संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकारों की रक्षा और प्रवर्तन के लिए विभिन्न निकायों और तंत्रों का संचालन करता है, जैसे मानवाधिकार परिषद और उच्चायुक्त कार्यालय। इन संस्थानों ने कई देशों में मानव अधिकारों के उल्लंघन के खिलाफ आवाज़ उठाई है। यानी हम कह सकते हैं मानव अधिकारों के लिए भी संयुक्त राष्ट्र संघ अपनी आवाज़ उठाता है ताकि मानव के जो अधिकार हैं उनको सही सलामत रखा जा सके। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आप इसमें लिख सकते हैं विकास और सहयोग। सतत विकास लक्ष्य। संयुक्त राष्ट्र ने 2030 तक सतत विकास लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक वैश्विक एजेंडा निर्धारित किया। यह एजेंडा गरीबी उन्मूलन, भूख मिटाना, गुणवत्ता शिक्षा और जलवायु कार्रवाई जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करती है। यानी जो ये विकास में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। और जो हमारा ये संगठन है इसने 2030 तक जो एजेंडा स्थापित किया था ताकि जो गरीबी उन्मूलन है और भूख मिटाना और गुणवत्ता वाली शिक्षा और जलवायु परिवर्तन जैसे जो मुद्दे हैं उनको समाप्त किया जा सके। ठीक है, नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय सहयोग। किस तरह से, चलिए देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र ने विभिन्न क्षेत्रों में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा दिया है, जैसे कि स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यावरण और आर्थिक विकास, जिसका उद्देश्य वैश्विक समस्याओं के समाधान के लिए सदस्य देशों को एक साथ लाना है। यानी जो संयुक्त राष्ट्र संघ है उसने स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यावरण और आर्थिक ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जिनको सॉल्व किया है और उनके समस्या का समाधान किया है। ठीक है, अब हम देखेंगे संयुक्त राष्ट्र संघ की विफलता कि संयुक्त राष्ट्र संघ जब इतना अच्छा था, इतनी सारी चीज़ें इसने की हैं, इतने सारे मुद्दों को सॉल्व किया है और इतनी सारी चीज़ों को हासिल किया है, तो इसकी क्या विफलता है, इसमें क्या कमियाँ हैं, अब हम उनको देखेंगे। पहली विफलता को देख लेते हैं। पहला आप इसमें लिख सकते हैं संरक्षण परिषद की अक्षमता। इसके अंतर्गत आप लिख सकते हैं वीटो शक्ति का दुरुपयोग। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य देशों की वीटो शक्ति ने कई बार महत्वपूर्ण निर्णयों को रोक दिया है। यह शक्ति कई बार सदस्य देशों के राष्ट्रीय हितों के कारण दुरुपयोग हुई है, जिससे संयुक्त राष्ट्र की प्रभावशीलता में कमी आ गई है। यानी हम कह सकते हैं जो वीटो पावर है जो कि संयुक्त राष्ट्र संघ के 5 सदस्यों के पास है। अब ये जो 5 सदस्य हैं कभी कभी जो महत्वपूर्ण निर्णय होते हैं उन्हें लेने में भी ये कभी कभी वीटो पावर का यूज़ कर देते हैं और जिसकी वजह से जो निर्णय इम्पॉर्टेंट थे वो भी नहीं लिए जाते। और कभी कभी ऐसा होता है ये जो 5 सदस्य हैं ये अपनी वीटो पावर अपने ये जो आंतरिक या फिर कोई और परेशानी है उसके चलते ले लेते हैं। जैसे कि अगर हम कहें कि भारत ने जब अप्लाई किया था वीटो पावर के लिए यानी स्थायी सदस्य बनने के लिए, तो चीन ने टांग अड़ा दी कि नहीं, भारत स्थायी सदस्य नहीं बन सकता, उसने वीटो पावर यूज़ कर ली। लेकिन भारत जो है वो सारी एलिजिबिलिटी रखता है स्थायी सदस्य बनने के लिए ताकि उसे भी वीटो पावर मिल जाए। लेकिन चीन ने अपनी वीटो पावर यूज़ करी, क्योंकि चीन के और हमारे संबंध इतने अच्छे नहीं हैं, तो चीन ने अपनी वीटो पावर यूज़ करी और भारत को सदस्य देश नहीं बनने दिया। तो हम ये देख सकते हैं कि जो वीटो पावर है उसका कभी कभी दुरुपयोग भी होता है। ठीक है, नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं असमर्थन और निष्पक्षता। सुरक्षा परिषद कई गंभीर संघर्षों और संकटों के दौरान सक्रिय और प्रभावी कार्रवाई करने में असमर्थ रहती है। उदाहरण के लिए सीरिया, यमन और म्यांमार में जारी संकटों में संयुक्त राष्ट्र की निष्पक्षता और आलोचना की जाती है। यानी कभी कभी ऐसा भी देखा जा सकता है कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ है इसकी जो सुरक्षा परिषद है वो निर्णय नहीं ले पाती, वो कुछ नहीं करती। उदाहरण के लिए अब सीरिया, यमन और म्यांमार
इन सभी के में जो संकट हुआ था, उस संकट के दौरान देख सकते हैं कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ है उसने कुछ भी निर्णय नहीं लिया या फिर ये कहें कोई भी कदम नहीं उठाया। अब प्रशासनिक और वित्तीय समस्याओं को देख लेते हैं। पहला आप इसमें लिख सकते हैं भ्रष्टाचार और प्रशासनिक अक्षमताएं। संयुक्त राष्ट्र में भ्रष्टाचार और प्रशासनिक अक्षमताओं के मामलों की रिपोर्ट आती ही रही है जो उनकी प्रभावशीलता को प्रभावित करती हैं। ये संगठन के संचालन और कार्यक्रम को निगरानी में कमी का संकेत देती है। यानी हम कह सकते हैं कि संयुक्त राष्ट्र में भी भ्रष्टाचार के जो रिपोर्ट हैं वो आती रही हैं, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि जो वो संयुक्त राष्ट्र है उसमें भी कहीं ना कहीं निगरानी की आवश्यकता है, या फिर ये कहें निगरानी कम है। जब भी तो भ्रष्टाचार हो जाता है तो भ्रष्टाचार को रोकने की भी ज़रूरत है, ये भी एक समस्या के रूप में है। नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं वित्तीय संकट। संयुक्त राष्ट्र को वित्तीय संकट का सामना करना पड़ता है जिसमें सदस्य देशों द्वारा समय पर और पर्याप्त वित्तीय योगदान न देने की समस्या शामिल है, जिससे संकट के कई महत्वपूर्ण कार्यक्रमों और अभियानों पर असर पड़ता है। यानी कि जो वित्तीय संकट होता है वो भी देखने को मिलता है, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र संघ से पैसे तो ले लेते हैं लेकिन जो देश हैं वो टाइम पर नहीं लौटा पाते, जिसकी वजह से संयुक्त राष्ट्र को वित्तीय संकट का भी सामना करना पड़ता है और जहाँ उन पैसों का यूज होना होता है वो भी कार्य रुक जाते हैं। नेक्स्ट अब हम देखेंगे समकालीन चुनौतियां। अब संयुक्त राष्ट्र संघ की क्या क्या समकालीन चुनौतियां हैं उसको देख लेते हैं। पहला आप इसमें लिख सकते हैं वैश्विक शक्ति संतुलन। इसमें पहला पॉइंट आप लिख सकते हैं उभरती हुई शक्तियां। वैश्विक शक्ति संतुलन में बदलाव के कारण उभरती हुई शक्तियां जैसे चीन और भारत संयुक्त राष्ट्र की भूमिका और नीतियों पर प्रभाव डाल रही हैं। इससे इस संगठन के गंभीर शक्ति संतुलन को बनाए रखने में कठिनाई होती है। यानी हम कह सकते हैं जो जो नई शक्तियां उभर रही हैं, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए हम चीन और भारत का एग्जाम्पल ले सकते हैं, जो कि संयुक्त राष्ट्र संघ की जो नीतियां हैं उनको प्रभावित करती हुई हमें दिखाई देती हैं। ठीक है, नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं बहुपक्षीय सहयोग की कमी। कुछ प्रमुख देशों की बहुपक्षीय सहयोग की कमी और एक तरफा नीतियों के कारण संयुक्त राष्ट्र की प्रभावशीलता पर असर पड़ता है। यह संगठन की निर्णय लेने की प्रक्रिया को कमजोर कर सकता है। यानी देखिए जो बहुपक्षीयवाद है उसकी कमी है, क्योंकि 5 देशों के पास वीटो पावर है। अगर उन्हें कोई चीज़ सही नहीं लगती वो उस पर वीटो पावर लगा देते हैं, चाहे वो एक्चुअल में सही हो, पूरे विश्व के लिए सही हो, लेकिन अगर एक भी देश को सही नहीं लगेगी तो वो वीटो पावर का यूज़ कर लेगा और जो हमारी मेजॉरिटी होती है वो कहीं ना कहीं रह जाती है। इसीलिए इसमें जो बहुपक्षीयवाद है उसकी कमी को देखा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा मानव अधिकार और मानवीय संकट। किस तरह से, चलिए देखते हैं। मानव अधिकारों का उल्लंघन। कई देशों में मानवाधिकारों का उल्लंघन जारी है और संयुक्त राष्ट्र की क्षमता इन समस्याओं का समाधान करने में सीमित रही है, जिससे संगठन की विश्वसनीयता पर सवाल उठते हैं। यानी जो मानव अधिकार होते हैं उनका उल्लंघन देखा जा सकता है, जिससे हमें पता चलता है या फिर हम कह सकते हैं जो संयुक्त राष्ट्र संघ है उसकी जो विश्वसनीयता है उस पर सवाल उठता है, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र संघ को बनाया ही इसलिए गया था ताकि जो मानव अधिकार हैं उनको सुरक्षित किया जा सके। लेकिन अगर मानव अधिकारों को ही सुरक्षा ना दी जाए, मानव अधिकारों की जो सुरक्षा है वही मजबूत ना हो, क्या उसके होने ना होने का कोई फ़ायदा है? तो उस पर क्वेश्चन मार्क लग जाता है। तो इसीलिए ये भी एक इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं शरणार्थी और विस्थापन संकट। किस तरह से, चलिए देख लेते हैं। दुनिया भर में शरणार्थी और विस्थापन संकट बढ़ते जा रहे हैं और संयुक्त राष्ट्र इन संकटों का समाधान करने में पूरी तरह से सक्षम नहीं है, जिससे प्रभावित लोगों की सहायता और पुनर्वास में कठिनाई आती है। यानी हम कह सकते हैं दुनिया भर के जो लोग हैं वो शरणार्थी और विस्थापन के संकट से जूझ रहे हैं, जिससे कहीं ना कहीं संयुक्त राष्ट्र के जो संकट हैं वो और ज़्यादा बढ़ते हुए दिखाई देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आप इसमें लिख सकते हैं संभावनाएं और सुधार। संभावनाएं और सुधार को देख लेते हैं, किस तरह से हम इसको देख सकते हैं। संरक्षण परिषद में सुधार किस तरह से, चलिए देख लेते हैं। पहला पॉइंट आप इसमें लिख सकते हैं वीटो शक्ति की समीक्षा। सुरक्षा परिषद में वीटो शक्ति के उपयोग की समीक्षा और उसके दुरुपयोग को रोकने के लिए सुधार आवश्यक है, जिससे परिषद की प्रभावशीलता बढ़ सकती है। यानी हमें ऐसी सुरक्षा परिषद की जो वीटो शक्ति है उसमें थोड़ा सा सुधार की आवश्यकता है, ताकि उसका कोई भी दुरुपयोग ना करे, कोई भी वेस्ट में या फिर कोई भी बिना फालतू या अपने हित के लिए यूज़ ना करे। ठीक है, नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं सदस्यता में विस्तार। सुरक्षा परिषद की स्थायी और अस्थायी सदस्य का विस्तार करना, जिससे अधिक देशों को प्रतिनिधित्व मिले, परिषद के निर्णय लेने की प्रक्रिया को अधिक समावेशी बना सकते हैं।
यानी हमें सुरक्षा परिषद के जो स्थायी और अस्थायी सदस्य हैं उनकी जो संख्या है उसको बढ़ाना चाहिए, ताकि और भी देश सुरक्षा परिषद या ये कहें संयुक्त राष्ट्र संघ में भागीदार बन सकें। ठीक है, नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं प्रशासनिक सुधार और पारदर्शिता किस तरह से। चलिए इसको देख लेते हैं, प्रशासनिक सुधार और पारदर्शिता को। पहला आप लिख सकते हैं प्रशासनिक दक्षता। संयुक्त राष्ट्र में प्रशासनिक सुधारों को लागू करना जिससे भ्रष्टाचार और अक्षमताओं को कम किया जा सके, संगठन की कार्यक्षमता को बढ़ाया जा सके। यानी प्रशासनिक जो दक्षता है उसको दूर करने का कार्य करना चाहिए, ताकि जो सुरक्षा परिषद है उसके जो भ्रष्टाचार और जो अक्षमताएं हैं उनको दूर किया जा सके और इसे एक अच्छा संगठन बनाया जा सके। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं पारदर्शिता और जवाबदेही। संगठन के वित्तीय और संचालन प्रक्रिया में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाना संयुक्त राष्ट्र की विश्वसनीयता और प्रभावशीलता को सुधार सकते हैं। यानी जो पारदर्शिता है और जो जवाबदेही है उसको बढ़ाना चाहिए, ताकि जो वित्तीय और संचालन की प्रक्रिया है उसको अच्छा और जवाबदेही बनाया जा सके। क्योंकि देखिए, जब भी कोई भी जवाबदेही होता है, अगर मैं कुछ भी करूँगी पर अगर मैं कुछ भी करती हूँ उसका मुझे जवाब देना होगा आपको कि मैंने ऐसा क्यों किया, तो मैं करने से पहले 2 बार सोचूंगी। अगर मुझे किसी को जवाब ही नहीं देना होगा तो मैं अपनी मर्जी चलाऊंगी। इसीलिए जवाबदेही होना आवश्यक है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे अब हमारा है विश्व चुनौतियों का समाधान। अब इसको देख लेते हैं। इसमें आप लिख सकते हैं जलवायु परिवर्तन और सतत विकास। संयुक्त राष्ट्र को जलवायु परिवर्तन और सतत विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने में सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए, जिससे विश्व स्तर पर सहयोग बढ़े और पर्यावरणीय चुनौतियों का समाधान किया जा सके। यानी जो हमारा संयुक्त राष्ट्र संघ है उसको ऐसे मुद्दों पर काम करना चाहिए जैसे हमारा जलवायु परिवर्तन हो गया, सतत विकास हो गया, ताकि सभी को लाभ मिल सके। ठीक है, नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं मानवाधिकारों और मानवीय सहायता। मानव अधिकारों की रक्षा और मानवीय सहायता के क्षेत्र में संयुक्त राष्ट्र को अपनी भूमिका को और मजबूत करनी चाहिए, जिससे विश्व भर में पीड़ित लोगों की सहायता हो सके। यानी जो मानव अधिकार हैं और मानवीय सहायता के क्षेत्र है उसको बढ़ाना चाहिए, ताकि जो लोग हैं जिनके साथ पीड़ित हैं, जिनके साथ अत्याचार हो रहा है, उनको भी बचाया जा सके, उनका भी जो संरक्षण है वो किया जा सके। यहाँ आपका क्वेश्चन खत्म होता है। आई होप आपको पूरा क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम देखेंगे इसका निष्कर्ष, कि आप इसका निष्कर्ष किस तरह से लिख सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र ने समकालीन विश्व राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, लेकिन इसे कई चुनौतियों और आलोचनाओं का भी सामना करना पड़ा है। जैसे हम ऊपर ही देख सकते हैं, इसने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका तो निभाई है, लेकिन इसने कई चुनौतियां और आलोचनाओं का भी सामना किया है। शांति और सुरक्षा बनाए रखने में, अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का प्रसार और सतत विकास को बढ़ावा देने में इसके प्रयास सराहनीय है। हालांकि सुरक्षा परिषद की अक्षमताएं, प्रशासनिक समस्या और वैश्विक चुनौतियां जिसके प्रभाव को सीमित करते हैं। सुरक्षा सुधार और पारदर्शिता के माध्यम से संयुक्त राष्ट्र अपनी प्रभावशीलता को बढ़ा सकता है और विश्व समस्याओं का समाधान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। इन सदस्यों में संयुक्त राष्ट्र को अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयास करना चाहिए और वैश्विक समुदायों को साथ लेकर चलना चाहिए। यानी हम लास्ट में कंक्लूजन में ये कह सकते हैं कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ है उसने एक महत्वपूर्ण भूमिका तो निभाई है, और इसके लिए वो जो सराहनीय है, यानी तारीफे लायक है कि हाँ उसने इतना महत्वपूर्ण कार्य किया, लेकिन अब भी उसकी जो कमियां हैं और जो उसकी चुनौतियां हैं उसको दूर करने का उसे प्रयास करना चाहिए। नई नई जो चुनौतियां हैं, नई नई सल्यूशन ढूंढने चाहिए कि किस तरह से हम इन चुनौतियों का समाधान कर सकते हैं, और अपने जो सदस्य देश हैं उनकी संख्या को बढ़ाना चाहिए, स्थायी भी और अस्थायी भी, ताकि और लोग भी या और देश भी इसमें आकर सम्मिलित हो सकें। ठीक है, चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है भूमंडलीकरण, ऊष्मीकरण और जलवायु परिवर्तन से आप क्या समझते हैं। हाल ही में सम्मेलन COP22 और इसमें भारत की भूमिका का मूल्यांकन कीजिए। ये हमारा क्वेश्चन था। चलिए इसको देख लेते हैं। भूमंडलीय ऊष्मीकरण और जलवायु परिवर्तन का जो परिचय है आप उसको कैसे लिख सकते हैं, चलिए देख लेते हैं। पहले हम देखेंगे भूमंडलीय ऊष्मीकरण के भूमंडलीय ऊष्मीकरण क्या होता है। भूमंडलीय ऊष्मीकरण का अर्थ है पृथ्वी की सतह पर वातावरण के तापमान में स्थायी वृद्धि। यानी भूमंडलीय ऊष्मीकरण का अर्थ ही यह है कि जो पृथ्वी की सतह है उसके वातावरण में परिवर्तन आ जाना या तापमान में वृद्धि हो जाना। यह है मुख्य रूप से ग्रीन हाउस गैसें जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रोजन ऑक्साइड के एक बढ़ने उत्सर्जन के कारण होता है। और ये जो होता है ये मेनली जो ग्रीन हाउस गैसेज होती हैं जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रोजन ऑक्साइड जैसी गैसों के बढ़ जाने से होता है।
औद्योगिक क्रांति के बाद से इन गैसों की मात्रा में वृद्धि हुई है, जिससे पृथ्वी की जलवायु प्रणाली पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। और हम कह सकते हैं जो औद्योगिक क्रांति हुई थी उसके बाद में ही इनका जो उत्सर्जन शुरू हुआ, ज़्यादा मात्रा में उत्सर्जन शुरू हुआ, क्योंकि औद्योगिक क्रांति में उद्योग करने पर ज़्यादा ध्यान दिया गया, पर्यावरण पर नहीं। बस ज़्यादा से ज़्यादा उद्योग कैसे कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कैसे कमा सकते हैं, उद्योग कैसे लगा सकते हैं, बस इस बात पर ध्यान दिया गया। लेकिन इस बात पर ध्यान नहीं दिया गया कि हमारे पर्यावरण को भी इससे नुकसान हो सकता है। तो इसी वजह से औद्योगिक क्रांति के दौरान हमने देखा कि पर्यावरण पर बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ और तभी से शुरू हुआ ये सारी चीज़ें। अब हम देखेंगे जलवायु परिवर्तन। जलवायु परिवर्तन से तात्पर्य है कि दीर्घकालीन रूप से मौसम के पैटर्न में परिवर्तन जो प्राकृतिक प्रक्रियाओं और मानव गतिविधियों दोनों के परिणाम स्वरूप हो सकता है। यानी जलवायु परिवर्तन का अर्थ है कि जो हमारा मौसम होता है उसके पैटर्न में परिवर्तन हो जाना। यानी जो 6 महीने का मौसम होता है वो 6 महीने न रहकर 4 महीने ही है, अब 4 न रहकर 2 हो गया। तो उसके जो पैटर्न होता है, फिक्स पैटर्न, उसमें परिवर्तन हो जाना, ये मानव प्रक्रियाओं द्वारा भी हो सकता है और कुछ पर्यावरणीय प्रक्रियाओं के द्वारा भी हो सकता है। जैसे कि अब गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, सर्दी कम होती है। पहले सर्दी और गर्मी के मौसम फिक्स था कि इतने टाइम से इतने टाइम गर्मी होगी, फिर इतने से इतने बारिश होगी, फिर इतने से इतने सर्दी रहेंगी। लेकिन अब तो कभी भी बारिश हो जाती है, कभी भी इतनी गर्मी हो जाती है। अब देखिए ये क्या मंथ इतनी गर्मी का था जितना अब गर्मी हो रही है। इतनी गर्मी इस टाइम पे हो रही है, क्या इस टाइम पे इतनी गर्मी कभी होती थी? तो ये क्या है, ये पैटर्न ही तो बदल रहा है। चलिए आगे देख लेते हैं, जिसमें तापमान में वृद्धि, वर्षा के पैटर्न में बदलाव और अधिक तीव्र और बार बार आने वाले चरम मौसम घटनाएं शामिल हैं। और इसमें जो होता है ये हमारी जो तापमान होती है उसमें वृद्धि और बदलाव, जो हमारी बारिश वगैरह होती हैं उनमें बदलाव देखा जा सकता है। और जो बार बार जो मौसम चेंजेस वगैरह होते हैं उन सभी को देखा जा सकता है। ठीक है, अब हम देखेंगे COP22 क्या है। ठीक है, अब हम इसको देख लेते हैं COP22 क्या है। पहले हम इसका परिचय देख लेते हैं। COP22 2016 में मोरक्को में मार्राकेश शहर में आयोजित किया गया था। यह सम्मेलन पेरिस समझौते के कार्यान्वयन के लिए मुख्य मार्गदर्शी और समर्थन प्रदान करने में महत्वपूर्ण मंच है। यानी ये जो सम्मेलन है ये 2016 में हुआ था और ये मोरक्को के मार्राकेश शहर में हुआ था, जो कि पेरिस समझौते के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में हम देख सकते हैं। पेरिस समझौते को 2015 में COP21 में स्वीकार किया गया था। और जो हमारा पेरिस समझौता है इसे 2015 में स्वीकार किया गया था, जिसमें 195 देशों ने वैश्विक तापमान वृद्धि को 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे रखने और प्रसार करने का संकल्प लिया था। और इसमें 195 देशों ने 2 डिग्री सेल्सियस तापमान कम करने का योगदान किया था या कम करने का प्रयास किया था। अब हम इसके उद्देश्य देख लेते हैं, यानी जो हमारा COP22 है इसके उद्देश्य देख लेते हैं। पहला आप लिख सकते हैं पेरिस समझौते का कार्यान्वयन। पेरिस समझौते के तहत देशों को अपनी राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान NEC को लागू करने और उसे और महत्वाकांक्षी बनाने के तरीकों पर चर्चा करना था। ये इसका पहला उद्देश्य था। दूसरा उद्देश्य देख लेते हैं। दूसरा था इसका वित्तीय सहायता। विकासशील देशों के लिए जलवायु वित्तीय के मुद्दों को हल करने, जिससे उन्हें जलवायु परिवर्तन के प्रवाह का सामना करने और अपने उत्सर्जन को कम करने में मदद मिल सके। यानी ये जो था ये वित्तीय सहायता भी देता था ताकि जो जलवायु परिवर्तन है उसके जो मुद्दे हैं उनको सॉल्व किया जा सके, जो कि विकासशील देशों के लिए था। ठीक है, नेक्स्ट इसका जो उद्देश्य था वो था तकनीकी सहयोग और क्षमता का निर्माण। विकासशील देशों को प्रौद्योगिकी और तकनीकी सहायता प्रदान करना, जिससे वह अपने जलवायु लक्ष्य को प्राप्त कर सके। यानी ये जो था ये इसका उद्देश्य ये भी था कि तकनीकी सहयोग देना और क्षमता को बढ़ाना, ताकि वो भी अपना जो लक्ष्य है उसको प्राप्त कर सकें और जलवायु से रिलेटेड जो भी हमारी समस्या हैं उनका समाधान किया जा सके। अब हम देखेंगे इसमें भारत की क्या भूमिका थी। ठीक है, राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान, इसको देख लेते हैं। भारत ने अपने NDCS के तहत निम्नलिखित प्रतिबद्धता की है। अब हम इसको देख लेते हैं। पहला आप लिख सकते हैं इसमें 2022 तक 175 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा, सौर, पवन और जैव ऊर्जा स्रोत से 175 गीगावाट ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य है। यानी हमारे भारत ने 175 गीगावाट ऊर्जा का उत्पादन करने का लक्ष्य रखा। नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं 2030 तक गैर जीवाश्म ईंधनों
से 40% ऊर्जा उत्पादन, गैर जीवाश्म ईंधन से ऊर्जा उत्पादन में वृद्धि का लक्ष्य, यानी हमारे भारत ने ये भी लक्ष्य रखा कि जो गैर जीवाश्म ऊष्मा ईंधन होते हैं उनसे 40% ऊर्जा प्राप्त करना। नेक्स्ट हमारा जो लक्ष्य था वो था वन क्षेत्र में विस्तार, कार्बन सिंक के रूप में कार्य करने के लिए वन क्षेत्र में वृक्षावरण में वृद्धि का लक्ष्य, यानी हम नए नए वृक्षों को लगाएंगे और जो वृक्ष है हमारी वृक्षावरण में वृद्धि करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट अब हम देखेंगे प्रमुख पहलकदमी और योगदान। अब हम इसमें देखेंगे जो हमारी प्रमुख पहलकदमी और योगदान है उसको देख लेते हैं। पहला आप इसमें लिख सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय और गठबंधन। भारत ने फ्रांस के साथ मिलकर 2015 में अंतर्राष्ट्रीय और गठबंधन की स्थापना की, जिसका उद्देश्य सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देना और सौर ऊर्जा में निवेश को प्रोत्साहित करना है। COP 22 के दौरान ISA ने सौर ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ाने के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणा की हैं। यानी हम कह सकते हैं भारत ने और फ्रांस ने मिलकर 2015 में एक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की स्थापना की थी ताकि जो सौर ऊर्जा है उसको बढ़ाया जा सके। ठीक है, नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं वित्तीय प्रतिबद्धता। भारत ने जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए वित्तीय संसाधनों की आवश्यकता को मान्यता दी है। COP 22 में भारत ने विकासशील देशों के लिए जलवायु वित्तीय पोषण की आवश्यकता पर जोर दिया, जिससे उन्हें अपनी जलवायु लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद मिल सके। यानी देखिए जो भारत है उसने जलवायु परिवर्तन को निपटाने के लिए, यानी जो जलवायु परिवर्तन के जो मुद्दे होते हैं उनको निपटाने के लिए COP 22 में भारत ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और जो वित्तीय सहायता है उसको भी बढ़ावा दिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आप इसमें नेक्स्ट लिख सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा है वो है नीति और कार्यान्वयन। भारत ने जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए कई नीतियों और कार्यान्वयन शुरू किए हैं, जिससे कि उजाला योजना, जिसके तहत ऊर्जा बचत लाइट बल्ब का वितरण किया गया है, और स्वच्छ भारत अभियान, जिसका उद्देश्य स्वच्छता और पर्यावरणीय लक्ष्य को प्राप्त करना है। यानी हम कह सकते हैं भारत ने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। जैसे कि जो हमारा एक उदाहरण के रूप में लिख सकते हैं, ऊर्जा को बचाने के लिए जो हमारा लो लाइट बल्ब होता है उसका उपयोग को बढ़ाया है, और भारत को स्वच्छ रखने के लिए स्वच्छ भारत अभियान ये चलाया है ताकि भारत को स्वच्छ रखा जा सके। अब हम इसका मूल्यांकन देख लेते हैं कि मूल्यांकन में आप क्या लिख सकते हैं। सकारात्मक पहलू देख लेते हैं पहले कि इसके सकारात्मक पहलू क्या क्या हैं। ठीक है, पहला आप लिख सकते हैं नैतिक और सहयोग। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन जैसी पहलकदमियों के माध्यम से जलवायु नेतृत्व दिखाया है, जो वैश्विक सौर ऊर्जा उपयोग को बढ़ाने में महत्वपूर्ण है। यानी हम कह सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसने संगठन बनाए हैं ताकि जो जलवायु सौर ऊर्जा है उसको बढ़ाया जा सके। ठीक है, नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं प्रतिद्वंद्विता और कार्यान्वयन। भारत ने अपनी NDCS के तहत महत्वाकांक्षी लक्ष्यों की स्थापना की है और उन्हें प्राप्त करने के लिए ठोस कदम उठाए हैं, जैसे कि नवीनीकरण ऊर्जा उत्पादन में वृद्धि। यानी भारत जो है उसने नए नए लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए, यानी इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कई ठोस कदम उठाए हैं, जिसमें हमारा नवीनीकरण ऊर्जा उत्पादन की वृद्धि है। नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं विकासशील देशों के हितों की रक्षा किस तरह से, चलिए देखते हैं। भारत ने COP 22 में विकासशील देशों के लिए जलवायु वित्तीय पोषण और तकनीकी सहायता की आवश्यकता को प्रमुखता से उठाया है, जिससे उन देशों की जलवायु परिवर्तन के प्रभावों की सामना करने में मदद मिल सके। यानी जो जलवायु परिवर्तन है उसको बढ़ाया जा सके, इसके लिए भी इसने योगदान दिया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे हम देखेंगे इसकी चुनौतियों, यानी चुनौतियों का अवलोकन करेंगे कि इसकी क्या क्या चुनौतियां हैं। पहला आप लिख सकते हैं कार्यान्वयन की गति। हालांकि भारत ने महत्वाकांक्षी लक्ष्यों की स्थापना की है, लेकिन इन लक्ष्यों को समय पर और प्रभावी ढंग से प्राप्त करने में चुनौतियां बनी हुई हैं। यानी भारत ने निर्धारित तो कर लिया कि हाँ हमें ये चाहिए, ये हम हासिल करेंगे, इस तरह से हासिल करेंगे, लेकिन अब भी वो चुनौती के रूप में है। क्या हम हासिल कर पाएंगे? और हासिल करना बड़ी बात नहीं है, हमें उसे टाइम पर हासिल करना है। यानी हमें करना तो है पर टाइम के अंदर करना है, तो टाइम के अंदर उसे हासिल करना ये एक चुनौती है। ठीक है, नेक्स्ट आप देख सकते हैं, नेक्स्ट लिख सकते हैं आप विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन किस तरह से, चलिए देखते हैं। भारत जैसे विकासशील देशों के लिए आर्थिक विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाना एक बड़ी चुनौती है। विकास परियोजना और औद्योगिकरण के कारण पर्यावरणीय हानि की भावना बनी रहती है। यानी पर्यावरण और विकास के बीच में संतुलन बनाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि भारत जो है वो एक विकास
विकासशील देश है। अब भारत या तो पर्यावरण पर ध्यान दे ले या फिर अपने विकास पर ध्यान दे ले, क्योंकि दोनों को एक साथ संतुलन करके चलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, जिसकी वजह से जो विकास होता है उसमें भी लेट हो जाता है। अब देखिए, अगर हम विकास की तरफ ध्यान देंगे, नई नई मशीनें लगाएंगे, नए नए उद्योग लगाएंगे, तो पर्यावरण को नुकसान होगा, और अगर हम पर्यावरण की तरफ ध्यान देंगे तो हम अपना विकास कैसे करेंगे। तो इसीलिए ये दोनों ही मुद्दों पर ध्यान देना बहुत ज़्यादा कठिन हो जाता है और बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आप इसमें लिख सकते हैं वित्तीय संसाधनों की कमी। किस तरह से वित्तीय संसाधनों की कमी होती है उसको देख लेते हैं। जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए आवश्यक वित्तीय संसाधनों की कमी ही एक महत्वपूर्ण चुनौती है। भारत को अपनी जलवायु लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पर्यावरणीय वित्तीय सहायता और निवेश की आवश्यकता है। यानी जो हमारे पर्यावरणीय मुद्दे हैं या फिर हमारे जो समस्या है उसको समाधान करने के लिए, उनके लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमें पर्यावरणीय वित्तीय सहायता की आवश्यकता होती है, क्योंकि हमारा देश अभी विकासशील देश है। तो हमारे देश के पास इतना पैसा नहीं है कि वो एक साथ या तो पर्यावरण पे लगा ले या विकास पे लगा ले, तो हमें वित्तीय सहायता की आवश्यकता होती है। ठीक है, चलिए अब हम इसका निष्कर्ष देख लेते हैं कि आप इसका निष्कर्ष किस तरह से लिख सकते हैं। COP22 और अन्य वैश्विक जलवायु सम्मेलनों में भारत की भूमिका महत्वपूर्ण रही है। भारत ने अपनी NDCS के तहत महत्वाकांक्षी लक्ष्यों की स्थापना की है और जलवायु नेतृत्व दिखाया है। यानी हम कह सकते हैं जो COP22 है उसके तहत भारत ने अपनी कई महत्वपूर्ण भूमिकाओं को निभाया है और कई महत्वपूर्ण लक्ष्य को भी प्राप्त करने के लिए या फिर ये कहें लक्ष्य को निर्धारित किया है। हालांकि इन लक्ष्य को प्राप्त करने में कई चुनौतियां बनी हुई हैं, जिससे वित्तीय संसाधनों की कमी और विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन बनाना शामिल है। COP22 में भारत की सक्रिय भागीदारी और योगदान से यह स्पष्ट होता है कि भारत वैश्विक जलवायु परिवर्तन के मुद्दों के समाधान में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए प्रतिबद्ध है। इसके लिए भारत को अपनी नीतियों और कार्यक्रमों को और अधिक प्रभावी ढंग से लागू करने और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने का प्रयास करना चाहिए। यानी अब इन सभी लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए भारत को और ज़्यादा प्रयास करने की आवश्यकता है। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 6 भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, निम्नलिखित पर टिप्पणी कीजिए। एक व्यक्ति का स्वतंत्रता सेनानी दूसरे का आतंकवादी है, क्या आतंकवादी को जायज़ ठहराया जा सकता है? अब एक व्यक्ति का स्वतंत्रता सेनानी होना क्या दूसरे के लिए आतंकवादी बन सकता है, या फिर हम आतंकवादी को भी जायज़ ठहरा सकते हैं? किस तरह से, चलिए देखते हैं। एक व्यक्ति का स्वतंत्रता सेनानी होना दूसरे के लिए आतंकवादी है, किस तरह से, चलिए हम इसका परिचय देख लेते हैं कि आप इसका परिचय किस तरह से लिख सकते हैं। एक व्यक्ति का स्वतंत्रता सेनानी दूसरे का आतंकवादी है, यह कथन विश्व राजनीति और संघर्ष के संदर्भ बहुधान सुनने को मिलता है। यानी हम ये कह सकते हैं ये जो कथन है ये बहुत ज़्यादा सुनने को मिलता है हमें विश्व राजनीति में। यह कथन इस बात को दर्शाता है कि हिंसा और संघर्ष को घटना को देखने का दृष्टिकोण अलग अलग हो सकता है। स्वतंत्रता सेनानी और आतंकवादियों के बीच अतः अंतर करना कई बार कठिन हो जाता है, क्योंकि दोनों ही गतिविधियों बाहरी रूप से समान हो सकती हैं। यानी हम कई बार ऐसा देख सकते हैं कि आतंकवादी और स्वतंत्रता सेनानी में अंतर करना बहुत कठिनाई का कार्य हो जाता है, लेकिन इनके उद्देश्य और विधियां अलग अलग होती हैं। इस निबंध में हम स्वतंत्रता सेनानी और आतंकवादी अवधारणाओं को विश्लेषण करेंगे और यह समझने का प्रयास करेंगे कि क्या आतंकवादियों को भी जायज़ ठहराया जा सकता है। चलिए फिर हम इसको देख लेते हैं कि किस तरह से या क्या हम आतंकवादियों को जायज़ ठहरा सकते हैं। पहले हम देखेंगे स्वतंत्रता सेनानी और आतंकवादी में अंतर, कि स्वतंत्रता सेनानी और आतंकवादी में क्या अंतर है। स्वतंत्रता सेनानी वह व्यक्ति होता है जो अपने देश या समुदायों को किसी बाहरी शक्ति या उत्पीड़न शासन से स्वतंत्र करने के लिए संघर्ष करता है। उसकी गतिविधियां अक्सर एक न्यायसंगत और मानवीय उद्देश्य से प्रेरित होती है। स्वतंत्रता सेनानी, अब देखिए स्वतंत्रता सेनानी जो है वो वह व्यक्ति होता है जो किसी समूह या किसी देश के लिए जो उत्पीड़न वाले शासक होता है या उत्पीड़न से बचाने का कार्य करता है, प्रयास करता है, उसे स्वतंत्र करने के लिए प्रयास करता है, वही हमारा स्वतंत्रता सेनानी होता है जो हमारी रक्षा करता है। अब हम स्वतंत्रता सेनानी के बारे में देख लेते हैं। पहला आप लिख सकते हैं वैधता और न्यायसंगतता
उनकी गतिविधियों और संघर्ष आमतौर पर न्यायसंगतता होती है और उनका उद्देश्य उत्पीड़न से मुक्त दिलाना होता है। यानी जो स्वतंत्रता सेनानी होता है उसका एक ही उद्देश्य होता है, जो उत्पीड़न है, जो समस्या है, उसके समाधान किया जा सके। नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं सार्वजनिक समर्थन। स्वतंत्रता सेनानी को व्यापक जन समर्थन मिलता है और उनकी गतिविधियां आम जनता के हित में होती हैं। यानी जो स्वतंत्रता सेनानी होता है उसको समर्थन मिलता है आम जनता का, और उसकी जो गतिविधियां होती हैं वो आम जनता के हितों में ही होती हैं। क्योंकि देखिए, अगर हमारे देश में जो फौजी हैं तो वो जनता के लिए ही तो लड़ते हैं, जनता के हित के लिए ही तो लड़ते हैं, इसीलिए उनके साथ जनता हमेशा रहती है। नेक्स्ट आप लिख सकते हैं नैतिकता और मानवीय अधिकार। संघर्ष करते समय नैतिकता और मानवीय अधिकारों का पालन करते हैं और अनावश्यक हिंसा से बचते हैं। यानी जो स्वतंत्रता सेनानी होते हैं वो हमेशा जो मानव अधिकार होते हैं उनका पालन करते हैं, और जो हिंसा होती है, बेफालतू की हिंसा होती है या बेवजह की हिंसा होती है, उससे बचने का प्रयास करते हैं। पहले हमेशा स्वतंत्रता सेनानी हमेशा ये सोचते हैं कि बातचीत से ही जो हमारी प्रॉब्लम है वो सल्यूशन हो जाए, वो प्रॉब्लम ठीक हो जाए। लेकिन अगर ठीक ना हो तब वो हिंसा पर आते हैं, अदरवाइज वो यही सोचते हैं कि बिना हिंसा के ही सारी प्रॉब्लम्स का सल्यूशन मिल सके। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे अब हमारा आतंकवादी। अब हम देखेंगे आतंकवादी क्या होता है और आतंकवादी को हम किस तरह से देख सकते हैं। चलिए आतंकवादी के ऊपर देख लेते हैं। आतंकवादी वह व्यक्ति या समूह होता है जो अपनी राजनीतिक, धार्मिक, वैचारिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए भय और आतंक फैलाने के उद्देश्य से हिंसक गतिविधियां करता है। यानी आतंकवादी वो व्यक्ति या फिर वो समूह होता है जो अपनी राजनीतिक, धार्मिक और वैचारिक जो मुद्दे होते हैं या उद्देश्य होते हैं उनको प्राप्त करने के लिए भय पैदा करता है और भय पैदा करने वाली गतिविधियां करता है, वही आतंकवादी है। अब आतंकवादी की विशेषताएं देख लेते हैं कि आतंकवादी कौन होता है। पहला लिख सकते हैं भय और आतंक। अधिकारियों का उद्देश्य समाज में भय और आतंक फैलाना होता है। यानी जो आतंकवादी होते हैं उनका कार्य या फिर ये कहें उनका जो उद्देश्य है वो यही है कि समाज में किस तरह से भय पैदा किया जा सके और किस तरह से जो आतंक है उसको बढ़ाया जा सके। नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट है हमारा निर्दोष नागरिकों को निशाना बनाना। आतंकवादी अक्सर निर्दोष नागरिकों, बच्चों, महिला और बुजुर्गों को निशाना बनाते हैं। यानी जो आतंकवादी है वो हमेशा ऐसे लोगों को टारगेट बनाता है जो कि बेगुनाह हो, यानी निर्दोष हो, बच्चे हो, महिला हो, बुजुर्ग हो, ऐसे लोगों को टारगेट बनाते हैं अपना। नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं अवैध और अनैतिक कार्य। उनकी गतिविधियां आमतौर पर अवैध, अनैतिक और मानवीय अधिकारों का उल्लंघन करने वाली होती हैं। यानी उनके जो कार्य होते हैं वो एक तो अवैध होते हैं और ऐसे कार्य होते हैं जो मानवीय अधिकारों को उल्लंघन करें, मानवीय अधिकारों को ठेस पहुंचाएं। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट है हमारा आतंकवादियों को जायज़ ठहराना नैतिक और कानूनी दृष्टि से। अब हम आतंकवादियों को जायज़ ठहरा सकते हैं या नहीं, नैतिक और कानूनी दृष्टि से देख लेते हैं। ठीक है, नैतिक दृष्टि से देखते हैं। पहले हम नैतिक दृष्टि से देखा जाए तो पहला पॉइंट आप लिख सकते हैं मानवीय अधिकार उल्लंघन। मानवीय अधिकार उल्लंघन आतंकवादी ठहराना नैतिक मूल्य से ठीक नहीं है, क्योंकि आतंकवादी मामलों में अक्सर निर्दोष लोगों की जान जाती है और मानवीय अधिकारों का उल्लंघन होता है। नैतिकता के आधार पर इसे किसी भी उद्देश्य के लिए निर्दोष लोगों की हत्या को सही नहीं ठहराया जा सकता। यानी हम नैतिकता के आधार पर कह सकते हैं जो मानवीय यानी हम नैतिकता के आधार पर कह सकते हैं जो हमारा आतंकवाद है वो जायज़ नहीं है, क्योंकि नैतिकता के अंतर्गत हम कह सकते हैं किसी भी निर्दोष व्यक्ति की जान लेना या फिर निर्दोष व्यक्ति या मानवीय अधिकारों का उल्लंघन करना ये जायज़ तरीका नहीं है। तो हम जो आतंकवाद है उसको जायज़ या फिर ठीक नहीं ठहराया जा सकता। ठीक है, नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं भय और आतंक का माहौल। आतंकवादी मामलों का उद्देश्य भय और आतंक फैलाना है जो समाज में अस्थिरता और अशांति का कारण बनता है। यह न केवल नैतिक दृष्टि से गलत है बल्कि समाज के सामान्य जीवन को भी बाधित करता है। यानी हम कह सकते हैं जो आतंकवादी होता है उसका एक मेन उद्देश्य यही होता है भय पैदा करना और आतंक को फैलाना, और ये जो है ये ना तो हमारी सामाजिक और ना ही हमारी नैतिक मूल्यों से सही है, इसलिए हम कह सकते हैं आतंकवादी को जायज़ नहीं ठहराया जा सकता। अब हम कानूनी दृष्टि से देखते हैं। ठीक है, कानूनी दृष्टि से देख लेते हैं। कानूनी दृष्टि के अंतर्गत आप लिख सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय कानून। अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत आतंकवाद अवैध है। संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने आतंकवादियों के खिलाफ कई संधियों और समझौते किए हैं। आतंकवादी गतिविधियां अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन करती हैं
और इन्हें किसी भी परिस्थिति में जायज़ नहीं ठहराया जा सकता। यानी जो अंतर्राष्ट्रीय कानून के हिसाब से देखा जाए तो आतंकवाद जो है वो अवैध है। आतंकवादी गतिविधियों को कभी भी जायज़ नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो कानून होते हैं उनका उल्लंघन करते हैं, उन्हें नहीं मानते। इसलिए किसी भी स्थिति में आतंकवाद को जायज़ ठहराया नहीं जा सकता। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं राष्ट्रीय कानून। विभिन्न देशों के राष्ट्रीय कानूनों के तहत भी आतंकवाद एक गंभीर अपराध है। आतंकवादी गतिविधियों में शामिल लोगों के खिलाफ कड़े कानून प्रावधान होते हैं और उन्हें गंभीर दंड का सामना करना पड़ता है। यानी राष्ट्रीय कानून के अंतर्गत भी हम कह सकते हैं जो आतंकवादी है उसे गंभीर समस्या के रूप में देखा जा सकता है, उसे कभी भी जायज़ नहीं ठहराया जा सकता और आतंकवादी को गंभीर दंड का प्रावधान किया गया है, गंभीर दंड दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा आतंकवाद के संदर्भ में विवाद, व्यवसाय और दृष्टिकोण। इसके अंतर्गत आप लिख सकते हैं, पहला लिख सकते हैं राजनीतिक और वैचारिक दृष्टिकोण। कभी कभी एक ही व्यक्ति या समूह को अलग अलग दृष्टिकोणों से देखने पर उनके बारे में विपरीत धारणाएं बन सकती हैं। कुछ लोग किसी व्यक्ति को स्वतंत्रता सेनानी मानते हैं जबकि अन्य लोग उसे आतंकवादी मानते हैं। यह दृष्टिकोण राजनीतिक, वैचारिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि पर निर्भर करता है। यानी देखिए, कभी कभी ऐसा होता है राजनीतिक और वैचारिक जो दृष्टिकोण है उनमें हम अलग अलग परिवर्तन देख सकते हैं, अलग अलग विचारधाराएं देख सकते हैं, क्योंकि एक व्यक्ति कुछ लोगों के लिए स्वतंत्रता सेनानी हो सकता है लेकिन कुछ लोगों के लिए एक आतंकवादी हो सकता है। अब देखिए, अगर मैं एग्जाम्पल लूँ पाकिस्तान का, पाकिस्तान से कोई भी सेना का व्यक्ति हमारे देश में आ जाए, हमारे लिए क्या है, वो एक आतंकवादी है। लेकिन पाकिस्तानी लोगों के लिए वो क्या है, एक स्वतंत्रता सेनानी है। तो इसीलिए ये जो है ये हमारा राजनीतिक, वैचारिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि पर आधारित है कि वो हमारे लिए क्या है, आतंकवादी है, लेकिन पाकिस्तान वालों के लिए क्या है, वो एक स्वतंत्रता सेनानी है। ठीक है, अब हम देखेंगे नेक्स्ट मीडिया और प्रचार। मीडिया और प्रचार को देख लेते हैं। मीडिया और प्रचार भी किसी व्यक्ति या समूह की छवि को प्रभावित कर सकती हैं। विभिन्न मीडिया प्लेटफॉर्म अपने डेटा के अनुसार किसी को स्वतंत्रता सेनानी या आतंकवादी के रूप में प्रस्तुत कर सकती हैं। अब देखिए, मीडिया भी एक महत्वपूर्ण योगदान निभाती है। अगर किसी व्यक्ति को मीडिया चाहे तो एक हीरो बना सकती है, यानी एक स्वतंत्रता सेनानी बना सकती है, और मीडिया चाहे तो उसे आतंकवादी भी बना सकती है। अगर किसी व्यक्ति के बारे में, पर्टिकुलर एक व्यक्ति के बारे में बुरी चीज़ें बताई जाए कि ये देश के बारे में ऐसा कर रहा है, ये देश की चीज़ों को ऐसे करता है, देश की जो इन्फॉर्मेशन है उसको किसी और देश को दे देता है, तो वो आतंकवादी बन जाएगा। लेकिन अगर मीडिया उसी व्यक्ति के बारे में ये कहे कि इसने गोल्ड मेडल जीत लिया, इसने हमारे देश के लिए इतनी सारी चीज़ें करी, ये देश के बॉर्डर पर जाता है, ये देश के लिए लड़ा है, तो वो स्वतंत्रता सेनानी बन जाएगा। इसीलिए जो मीडिया की भूमिका है वो महत्वपूर्ण हो जाती है। ठीक है, अब हम देखेंगे स्वतंत्रता संग्राम और आतंकवाद के बीच धुंधली रेखा। अब इसको किस तरह से देख सकते हैं, चलिए देखते हैं। स्वतंत्रता संग्राम का रूप। स्वतंत्रता संग्राम कई बार हिंसा हो सकती है जिससे निर्दोष लोगों की जान जा सकती है। इस स्थिति में संघर्ष और आतंकवाद के बीच की रेखा धुंधली हो जाती है और यह निर्णय करना कठिन हो जाता है कि कौन स्वतंत्रता सेनानी है और कौन आतंकवादी। अब देखिए, जब हम स्वतंत्रता संग्राम की बात करते हैं तो कभी कभी ऐसा होता है कि ये जो है ये हिंसक रूप ले लेते हैं। हिंसक रूप लेने की वजह से जो निर्दोष लोग होते हैं उनकी भी मृत्यु हो जाती है। अब निर्दोष लोगों को तो आतंकवादी मारते हैं, लेकिन कभी कभी जो स्वतंत्रता संग्राम होते हैं उसमें भी निर्दोष लोगों की मृत्यु हो जाती है। तो उसको देख पाना कि कौन स्वतंत्रता सेनानी है और कौन आतंकवादी है, इसमें थोड़ा सा धुंधलापन आ जाता है कि किस तरह से हम स्वतंत्रता सेनानी को पहचान सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं उद्देश्य और विधि। स्वतंत्रता संग्राम का उद्देश्य न्याय संगत हो सकता है, लेकिन अगर विधियां आतंकवादी गतिविधियों जैसी ही हों तो यह नैतिक और कानूनी विवाद उत्पन्न कर सकता है। इसलिए उद्देश्यों के साथ साथ विधियों का भी विश्लेषण करना महत्वपूर्ण है। यानी देखिए, अगर विधियां यानी करने का जो तरीका है अगर वो एक आतंकवादी की तरह है तो वो आतंकवादी गतिविधि कहलाएगी, लेकिन अगर वो आतंकवादी गतिविधियों की तरह नहीं है तो हम उसे स्वतंत्रता सेनानी ठहरा सकते हैं। इसलिए जो हमारी विधियां हैं वो भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। ठीक है, चलिए, आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम देखेंगे इसका निष्कर्ष, कि आप इसका निष्कर्ष किस तरह से लिख सकते हैं। एक व्यक्ति का स्वतंत्रता सेनानी दूसरे का आतंकवादी है, यह कथन इस बात
को दर्शाता है कि हिंसा और संघर्ष की घटनाओं को देखने का दृष्टिकोण भिन्न हो सकता है। यानी एक व्यक्ति का स्वतंत्रता सेनानी दूसरे के लिए आतंकवादी हो सकता है। और ये जो है ये हमें ये बताता है कि हर व्यक्ति का जो देखने का तरीका है यानी दृष्टिकोण है वो अलग अलग हो सकता है। स्वतंत्रता सेनानी और आतंकवाद के बीच अंतर उनके उद्देश्य और विधियों में निहित होता है। आतंकवाद को नैतिक और कानूनी दृष्टि से जायज़ ठहराना कठिन है। यानी हम आतंकवाद को कानूनी दृष्टि से और नैतिक दृष्टि से जायज़ नहीं ठहरा सकते, क्योंकि यह निर्दोष लोगों की जान लेता है और समाज में भय और आतंक फैलाता है। स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में संघर्ष की विधियां और नैतिकता महत्वपूर्ण है। स्वतंत्रता संग्राम का उद्देश्य न्यायसंगत हो सकता है, लेकिन हिंसा की विधियों को नियंत्रित करना आवश्यक है। यानी स्वतंत्रता संग्राम जो होता है उसका उद्देश्य न्याय संगत तो हो सकता है, लेकिन उसमें भी हमें जो विधियां हैं उन पर नियंत्रण रखना आवश्यक है ताकि इसे आतंकवाद से अलग किया जा सके। अतः न्याय संगत और नैतिक संघर्ष ही सही दिशा में ले जा सकता है, जबकि आतंकवाद को किसी भी परिस्थितियों में जायज़ नहीं ठहरा सकते। ठीक है, चलिए आई होप आपको पूरा ही क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, निम्नलिखित में से किन्हीं दो पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। यानी आपको नीचे 4 पॉइंट दे रखे हैं जैसे हमने क्वेश्चन पेपर में देखा था। अब हम उनको एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं। पहला है हमारा मानव विकास सूचकांक। अब हम मानव विकास सूचकांक को देख लेते हैं। HDI संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP द्वारा 1990 में पेश किया गया था। यानी ये जो था ये 1990 में बनाया गया था। इसका उद्देश्य देशों की सामाजिक और आर्थिक विकास का आकलन करना था। यानी इसका मेन उद्देश्य देशों की सामाजिक और आर्थिक विकास को बढ़ाना था। HDI 3 प्रमुख आयामों पर आधारित है। पहला है हमारा जीवन प्रत्याशा, दूसरा है शिक्षा और तीसरा है हमारा जीवन स्तर। चलिए अब हम लोग इसको एक एक करके देख लेते हैं, यानी इसके तीनों घटकों को देख लेते हैं। पहला जो हमारा घटक है वो है जीवन प्रत्याशा। इसको देख लेते हैं। एक देश में नागरिकों की औसत आयु का माप, एक देश में जो नागरिक हैं उनकी जो औसत आयु है उनका माप लगाना। और दूसरा इसमें लिख सकते हैं उच्च जीवन प्रत्याशा का अर्थ बेहतर स्वास्थ्य सेवा। यानी उच्च जीवन प्रत्याशा का जो अर्थ है वो बेहतर स्वास्थ्य सेवा से है कि किस तरह से सभी को बेहतर स्वास्थ्य सेवा दी जा सकती है। और नेक्स्ट जो इसका घटक है वो है शिक्षा। शिक्षा को देख लेते हैं। शिक्षा के अंतर्गत आप लिख सकते हैं औसत स्कूली शिक्षा के वर्षों और प्रत्याशा शिक्षा वर्षों का माप। यानी जो औसत स्कूली शिक्षा होती है और जो प्रत्याशा वर्ष होते हैं उनका माप लगाना। नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं शिक्षा का उच्च स्तर व्यक्तिगत और राष्ट्रीय विकास को दर्शाना। यानी शिक्षा को उच्च स्तर पर ले जाना और राष्ट्रीय विकास को दर्शाना। थर्ड पॉइंट है वो है जीवन स्तर। किस तरह से जीवन स्तर को इसमें रखा गया है चलिए देखते हैं। पहला आप लिख सकते हैं प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय यानी GNIP का माप। यानी प्रति व्यक्ति जो सकल राष्ट्रीय आय है उसका माप लगाना। और दूसरा आप लिख सकते हैं उच्च GNP का बेहतर जीवन स्तर और आर्थिक स्थिरता को दर्शाना। यानी जो GNP है उसकी बेहतर जीवन स्तर और आर्थिक स्थिरता को दर्शाना भी इसका कार्य है। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं HDI का महत्व। अब हम देखेंगे HDI का क्या महत्व है। इसका महत्व है आर्थिक विकास से परे किस तरह से देख लेते हैं। HDI केवल आर्थिक संकेतकों पर नहीं बल्कि व्यापार मानव विकास पर ध्यान केंद्रित करता है। यानी जो HDI है वो सिर्फ आर्थिक संकेतों पर नहीं बल्कि मानव विकास जो होता है उस पर भी अपना ध्यान केंद्रित करता है। नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं नीति निर्माण। HDI नीति निर्माणों को लोगों की भलाई पर ध्यान केंद्रित करने के लिए मार्गदर्शन देता है। नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय तुलना। यह देशों के बीच सामाजिक और आर्थिक विकास की तुलना के लिए एक मानक प्रदान करता है। नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं विकास विधि पहलुओं का समावेश। HDI सामाजिक, शैक्षिक और आर्थिक कारकों को शामिल करता है। यानी HDI में हम सामाजिक, शैक्षिक और आर्थिक कारकों को देख सकते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे HDI की आलोचना कि HDI की जो आलोचना है किस तरह से की जा सकती है। पहला आप इसमें लिख सकते हैं सीमित आयाम। HDI केवल 3 आयामों पर केंद्रित है और कई महत्वपूर्ण पहलुओं को नज़रअंदाज करता है जैसे कि लैंगिक समानताएं, पर्यावरणीय स्थिरता। यानी देखिए जो हमारा HDI है वो सिर्फ 3 आयामों पर ही आधारित है जो हमने ऊपर ही देखे, और ये बहुत सारी चीज़ों को अनदेखा करता है जैसे कि हमारी लैंगिक समानता हो गई और पर्यावरणीय स्थिरता हो गई। ठीक है, नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं आंकड़ों की गुणवत्ता। सभी देशों को समान गुणवत्ता और विश्वसनीयता के आंकड़े नहीं होते।
यानी सभी देशों के पास जो समान गुणवत्ता और विश्वसनीय आंकड़े नहीं मिल पाते इसकी तरफ से। नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं मूल्यांकनों की जटिलता। HDI का गणितीय मॉडल और डेटा संग्रह जटिल हो सकता है और सभी देशों के लिए समान रूप से लागू नहीं हो सकता, यानी इसका जो मूल्यांकन है वो सभी देशों के लिए समान नहीं होता। ठीक है, चलिए अब हम इसका निष्कर्ष देख लेते हैं कि आप इसका निष्कर्ष किस तरह से लिख सकते हैं। निष्कर्ष में आप लिख सकते हैं HDI मानव विकास का एक महत्वपूर्ण संकेत है जो जीवन प्रत्याशा, शिक्षा और जीवन स्तर को मापता है। यह नीति निर्माणों के लिए एक मूल्यांकन उपकरण है जो मानव विकास को आर्थिक विकास से परे देखने के लिए प्रेरित करता है। नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं HDI की मुख्य सीमाएं और आलोचनाएं हैं, लेकिन यह वैश्विक विकास के मापन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यानी इसकी आलोचना के साथ साथ, आलोचना तो है लेकिन ये फिर भी वैश्विक विकास की मापन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारा था वो है खा में है नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था। अब हम देखेंगे नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था के ऊपर हम बात करने वाले हैं। इसका परिचय देख लेते हैं। नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था, जिसे NIEO के नाम से भी जाना जाता है, एक प्रासंगिक ढांचा है जिसका उद्देश्य विकासशील देशों के लिए अधिक न्यायसंगत वैश्विक आर्थिक प्रणाली बनाना है। यानी इसका जो उद्देश्य है, ये जो विकासशील देश हैं उनके लिए न्यायसंगत वैश्विक अर्थव्यवस्था प्रणाली बनाना है। इसका जो उद्भव हुआ था, यानी ये जो बना था, वो 1970 के दशक में उभरते हुए विकासशील देशों के द्वारा संयुक्त राष्ट्र में प्रसारित हुआ। यानी ये 1970 के दशक में अस्तित्व में आया और इसका जो लक्ष्य है वो है वैश्विक आर्थिक असमानता को कम करना और विकासशील देशों को अधिक आर्थिक स्वतंत्रता और लाभ प्रदान करना। यानी जो हमारी वैश्विक आर्थिक असमानता है उनको दूर करना और जो विकासशील देश हैं उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा आर्थिक स्वतंत्रता देना और उन्हें लाभ पहुंचाना ही इसका उद्देश्य है। ठीक है, अब हम देखेंगे NIEO का प्रमुख सिद्धांत। अब इसका प्रमुख सिद्धांत के ऊपर अब हम चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, इसके जो सिद्धांत हैं उसमें पहला आप लिख सकते हैं व्यापार। विकासशील देशों के लिए बेहतर व्यापार शर्तें और पहुंच, यानी विकासशील देशों के लिए बेहतर व्यापार और शर्तें होनी चाहिए और उनकी पहुंच होनी चाहिए। नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं वस्त्र, कृषि और कच्चे माल के लिए उचित मूल्य निर्धारण, यानी जो हमारे वस्त्र हैं, कृषि है और कच्चा माल है उसके लिए सही मूल्य निर्धारित करना कि हाँ इससे नीचे नहीं बेचा जाएगा या नहीं खरीदा जाएगा, इसलिए मूल्य निर्धारित करना आवश्यक है। नेक्स्ट है आप इसमें लिख सकते हैं वित्तीय सहायता किस तरह से, चलिए देखते हैं। अधिक अनुदान और रियायती ऋण, और दूसरा आप लिख सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों में सुधार, यानी ये अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों में भी सुधार करती है ताकि ऋण यानी कर्जा दिया जा सके। नेक्स्ट आप लिख सकते हैं इसमें थर्ड पॉइंट, वो है टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, विकासशील देशों की आधुनिक प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, यानी जो विकासशील देश हैं उनकी जो प्रौद्योगिकी है उसको बढ़ाना। नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं प्रौद्योगिकी पर एक अधिकार को समाप्त करना, यानी जो प्रौद्योगिकी है उस पर जो एक अधिकार है उसे समाप्त करके बहुअधिकार यानी सभी का समान अधिकारों को बढ़ावा देना। नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं आर्थिक संप्रभुत्वता। आर्थिक संप्रभुत्वता के अंतर्गत क्या लिख सकते हैं, चलिए देखते हैं। प्राकृतिक संसाधनों पर स्वायत्ता और नियंत्रण, यानी जो हमारे प्राकृतिक संसाधन होते हैं उन पर स्वायत्ता और नियंत्रण होना चाहिए। नेक्स्ट, ताकि कोई भी व्यक्ति अंधाधुन या कोई भी देश अंधाधुन उनका यूज ना करे। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट आप इसमें लिख सकते हैं विदेशी निवेश और बहुराष्ट्रीय कंपनियों पर नियंत्रण, यानी विदेशी निवेश और बहुराष्ट्रीय कंपनियों पर भी नियंत्रण होना चाहिए ताकि वो सिर्फ अपनी अपनी ना चलाएं। अब हम देखेंगे NIEO का महत्व। अब हम इसका महत्व देख लेते हैं कि ये क्यों इम्पॉर्टेंट है। इसके महत्व में आप लिख सकते हैं वैश्विक असमानता को संबोधित करना, विकसित और विकासशील देशों के बीच की खाई को बांटना, यानी इसका एक महत्वपूर्ण जो उद्देश्य है वो ये भी है कि जो विकासशील देश हैं और जो विकसित देश हैं उनके बीच की जो खाई है, उनके बीच में जो ये दूरियां है उसको कम करके सभी को समान पटल पर लाना। नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं समावेशी विकास, सभी देशों के लिए समान अवसर और लाभ सुनिश्चित करना, यानी सभी देशों को समान अवसर देना और समान लाभ देना ताकि समावेशी विकास हो सके। नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता, विकासशील देशों को अधिक स्वतंत्र और समानव्यता प्राप्त करना, यानी जो विकासशील देश हैं वो अधिक स्वतंत्रता और जो समानव्य है उसको प्राप्त कर पाएं। नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं संयुक्त राष्ट्र के एजेंडे को आगे बढ़ाना, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और समर्थन को बढ़ावा देना, यानी जो संयुक्त राष्ट्र का एजेंडा है जो कि है
अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और समर्थन को बढ़ावा देना, इसको और ज़्यादा आगे बढ़ाना भी इसका एक उद्देश्य है। अब हम इसकी देखेंगे चुनौतियाँ कि इसकी क्या क्या चुनौतियाँ हैं। इसकी चुनौतियों में आप लिख सकते हैं राजनीतिक प्रतिरोध। राजनीतिक प्रतिरोध के अंतर्गत आप लिख सकते हैं विकसित देशों के विरोध और समर्थन की कमी, यानी इसमें विकसित देशों के विरोध और समर्थन की कमी देखी जा सकती है। आर्थिक अस्थिरता देखी जा सकती है, वैश्विक आर्थिक अस्थिरता और वित्तीय संकट, यानी इसमें हम वैश्विक आर्थिक अस्थिरता और वित्तीय संकट को देख सकते हैं। प्रवर्तन और कार्यान्वयन, नीतियों और सुधारों का प्रभावी कार्यान्वयन है। और इसमें नेक्स्ट आप लिख सकते हैं संस्थागत बाधाएं, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में बाधाओं की कमी, यानी हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी बाधाएं देख सकते हैं। अब हम इसका निष्कर्ष देख लेते हैं कि आप इसका निष्कर्ष किस तरह से लिख सकते हैं। नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था का उद्देश्य वैश्विक आर्थिक प्रणाली में न्याय और समानता को बढ़ावा देना है। हालांकि NIEO को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन यह विकासशील देशों के लिए आर्थिक विकास और सशक्तिकरण के लिए महत्वपूर्ण कदम है। जैसे कि हम इसे ऊपर भी देख सकते हैं, ये कितना ही महत्वपूर्ण है विकासशील देशों के लिए। वैश्विक सहयोग और समर्थन में NIEO के लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सकता है, यानी वैश्विक सहयोग और समर्थन से ही जो हमारी नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था है उसके जितने भी लक्ष्य हैं उन्हें प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा गा, यानी जो हमारा क्वेश्चन नंबर गा है उसको देख लेते हैं। वैश्वीकरण का सांस्कृतिक आयाम। अब हम देखेंगे वैश्वीकरण के सांस्कृतिक आयाम के ऊपर चर्चा करेंगे। पहले हम परिचय देख लेते हैं। परिचय में आप लिख सकते हैं वैश्वीकरण संचार में व्यापक व्यापार, आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक अनुकूलन की प्रक्रिया, यानी जो वैश्वीकरण है वो व्यापार या फिर ये कहें संचार में आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक और राजनीतिक जितनी भी चीज़ें होती हैं उनमें चीज़ों का आदान प्रदान करना ही वैश्वीकरण कहलाता है। अब इसका जो उद्देश्य है वो है विभिन्न राष्ट्रों के बीच सहयोग, परिप्रेक्ष्य और वैश्विक विकास का समर्थन करना, यानी इसका जो उद्देश्य है वो है जितने भी देश हैं उनके बीच में वित्तीय परिप्रेक्ष्य और जो हमारा विकास है और जो हमारा सहयोग है उसको बढ़ाना ही इसका उद्देश्य है। अब इसका हम महत्व देख लेते हैं। पहला आप इसमें लिख सकते हैं अर्थव्यवस्था में संशोधन, विभिन्न देशों के बीच व्यापार, निवेश और वित्तीय सहयोग के माध्यम से वैश्विक अर्थव्यवस्था में सुधार, यानी इसका महत्व जो है वो अर्थव्यवस्था में सुधार को बढ़ावा देना और वित्तीय सहयोग को बढ़ावा देना है। ठीक है, नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं सांस्कृतिक आदान प्रदान, विभिन्न संस्कृतियों के बीच सजीव और सहयोग के लिए अवसर, यानी जो हमारी संस्कृति है उसमें आदान प्रदान करना और जो हमारी संस्कृति है उसकी चीज़ों को आदान प्रदान करना और जो संस्कृति है उसको एक दूसरे के साथ मिलाना और सजीवता और सहयोग को बढ़ावा देना ही इसका एक और महत्व है। और आप इसके बारे में और भी लिख सकते हैं जो कि हमने लास्ट वीडियो में कवर किया था, उसमें हमने वैश्वीकरण के बारे में पूरी डिटेल में लिखा था, तो आप उसमें से भी लिख सकते हैं। ठीक है, अगर आप और इसे बढ़ाना चाहते हैं। अब हमारा घा क्वेश्चन स्टार्ट होता है। जो हमारा घा पॉइंट था वो है वैश्वीकरण विरोधी आंदोलन। अब हम वैश्वीकरण विरोधी आंदोलन को देख, आप इसके परिचय में लिख सकते हैं वैश्वीकरण विरोधी जो आंदोलन है वो किस तरह से स्टार्ट हुए उसके सारांश के बारे में बता सकते हैं और आंदोलन के प्रमुख जो कारण और उद्देश्य हैं, यानी वैश्वीकरण विरोधी जो आंदोलन है इसके जो प्रमुख कारण थे और इसके जो प्रमुख उद्देश्य थे उनके बारे में आप बता सकते हैं। अब उसके बाद में आपको लिखना होगा आंदोलन का इतिहास, यानी वैश्वीकरण विरोधी जो आंदोलन थे इसका जो इतिहास था उसके बारे में बताना होगा और इतिहास में आप इसके उत्पन्न और विकास के बारे में लिख सकते हैं और महत्वपूर्ण आंदोलनों के अध्ययन के बारे में लिख सकते हैं कि महत्वपूर्ण जो आंदोलन हुए थे उनके बारे में आप इसमें लिख सकते हैं। अब हम देखेंगे मुख्य मांगे। इसमें आप लिख सकते हैं वैश्वीकरण विरोधियों की मुख्य मांगे, यानी वैश्वीकरण जो विरोध कर रहे थे उनकी क्या मुख्य मांगी थी वो आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं आंदोलन के लक्ष्य और उपाय, यानी आंदोलन के क्या लक्ष्य थे और क्या उपाय थे, और फिर उसके बाद में समर्थन और प्रक्रिया। इस तरह से आपको हेडिंग डाल के लिखना है। ठीक है, समर्थन और विरोध, इसमें हम समर्थन और विरोध के बारे में लिखेंगे। सरकारी और अन्य संगठनों का प्रतिक्रियात्मक उत्तर, यानी इसके लेकर जो सरकारी और जो गैर सरकारी संगठन थे उनका क्या उत्तर था इसके बारे में लिखेंगे। अब हम देखेंगे प्रभाव और भविष्य, किस तरह से इसके प्रभाव और भविष्य को आप लिख सकते हैं। इसमें आप लिख सकते हैं वैश्वीकरण विरोधी आंदोलनों का प्रभाव, यानी इसमें हमें बताना है वैश्वीकरण विरोधी जो आंदोलन थे उनके पूरे प्रभाव के बारे में बताना है। नेक्स्ट है इसमें आप लिख सकते हैं आंदोलनों के भविष्य की चुनौतियों का अभाव, यानी आंदोलन जो हो रहे थे उसकी जो भविष्य की चुनौतियां थी उनका कैसे अभाव हो रहा था इसके बारे में आपको इसमें बताना है। ठीक है, आई होप आपको ये भी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा कि किस तरह से इसे अटेम्प्ट करना है।
देखिए यहाँ हमारी जो पूरा क्वेश्चन पेपर डिस्कशन था वो पूरा हो गया है। आई नो आप भी थक गए होंगे, क्योंकि मैं भी थक गई हूँ पूरा क्वेश्चन पेपर पढ़ाते पढ़ाते, क्योंकि बहुत देर हो गई है। एंड अगर आपने अभी तक मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर देना, क्योंकि इतने सारे लाइक छुपा के क्या करोगे। और आप इतनी लंबी वीडियो पढ़कर थक गए होंगे तो सोचिए, मैंने तो पढ़ाया है तो लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ओके, क्योंकि गुरु दक्षिणा देना अनिवार्य होता है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड फॉर मोर कनेक्टिविटी आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप के साथ जुड़ सकते हैं, आप मेरी इंस्टाग्राम ID को चेकआउट कर सकते हैं। एंड अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो या कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे आकर मुझसे पूछ सकते हैं। ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है DU एजुकेशन क्लब। सारे ही मेरे चैनल, मेरा यूट्यूब चैनल भी, इंस्टाग्राम ID भी एंड जो टेलीग्राम ग्रुप भी है, उन सभी का नाम सेम है, ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। आप एक ही नाम को याद करके मेरी तीनों IDs को चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।